नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि अय्याज सादिक के घर छापे का मामला क्या है, उनके खिलाफ सरकारी सतह पर गद्दारी के मुकदमे की तफसीलात क्या हैं और इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने क्या दो इंतहाई खतरनाक फैसले किए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी अय्याज सादिक के घर छापे का मामला क्या है और मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने क्या दो खतरनाक फैसले किए हैं। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो पस मंज़र है और इस मामले का जो एक इंतहाई ख़ास किस्म का सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो आपको आगाह करें कि एक आला सतह की मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग एक ख़ास बैकग्राउंड में हो रही थी। इस मीटिंग में दो अहम नुकात उठाए गए। एक नुकता तो ये था कि पहले तो मियां नवाज शरीफ फौजी क़यादत के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे, लेकिन इन तकरीरों पर फौज की जानिब से कोई ख़ास रद्द अमल सामने नहीं आया। यानी उन्होंने बार बार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर बराह रास्त संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन फौज ने इस पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया। इस मीटिंग का दूसरा बैकग्राउंड इससे भी ज़्यादा अहम था। वो दूसरा बैकग्राउंड ये था कि पहले तो नवाज शरीफ ने खुद ऐसे मामलात खोलने शुरू किए जिन्हें कौमी राज समझा जाता है। जैसे उन्होंने कोयटा जलसे की तकरीर में कारगिल जंग के हवाले से बहुत सी बातें की और कारगिल जंग के हवाले से इनकी बातों को भारतीय मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा उछाला था। कारगिल जंग के हवाले से जो बातें उन्होंने की उन्हें रियासत एक कौमी राज समझती है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने दूसरा काम ये किया कि अपनी पार्टी के ऐसे पार्लिमानी रहनुमाओं को जिनके पास कौमी नौयत के सीक्रेट्स हैं या आप कह सकते हैं कि कौमी नौयत के राज हैं, उन्हें भी कहा कि वो भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इन राजों को या इन सीक्रेट्स को लीक करके इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत पर दबाव डालने की कोशिश करें। और यहाँ अहम बात यह भी है कि फौजी क़यादत कौमी सलामती के मामलात पर पार्लिमानी कमेटियों को ब्रीफिंग देती रही है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इन ब्रीफिंग्स में ख्वाजा आसिफ और अय्याज सादिक शरीक होते रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर हैं, जबकि अय्याज सादिक कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर हैं। अब ये पूरी मीटिंग इस बैकग्राउंड यानी पस मंज़र में हो रही थी। इस मीटिंग में क्या अहम फैसले किए गए वो भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको अय्याज सादिक के खिलाफ कार्रवाई के मामले से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि अय्याज सादिक को गुज़िश्ता शाम एक खुफिया इतला मिली थी। इस इतला का पस मंज़र उनकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक था। उस वक्त तक उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की दरख्वास्त दी जा चुकी थी और उस वक्त तक वफाकी वजीर शिबली फराज भी ये कह चुके थे कि अय्याज सादिक के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है। ये एक बहुत अहम सिग्नल था जिसके बारे में नून लीग का ख्याल था कि ये सिग्नल कहीं और से आया है। अय्याज सादिक भी समझते थे कि ये सिग्नल हुकूमत की जानिब से नहीं कहीं और से दिया गया है। इसी पस मंज़र में वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने भी एक बड़ा ऐलान किया। वज़ीर दाखिला के इस ऐलान के दो हिस्से थे। इस ऐलान के पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि अय्याज सादिक ने कौमी सलामती के खिलाफ बयान दिया जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक एक संगीन जुर्म है। उनका कहना था कि आर्मी चीफ के ओहदे पर इल्ज़ाम तराशी की गई और जो लोग पाक फौज के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें भारत चले जाना चाहिए। उसके बाद
उन्होंने तस्दीक की कि अय्याज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्तें आई हैं और उन्होंने ये तस्दीक भी की कि इन दरखास्तों को सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता कानूनी मशावरत के लिए भिजवा दिया गया है। इसी मामले पर शेख रशीद ने दावा किया कि उनके पास शवाहिद हैं कि अय्याज सादिक ने बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हदायत पर टांगें कांपने वाला बयान दिया। शेख रशीद ने कहा कि उन्होंने पिछले 2.5 साल में कभी अय्याज सादिक को कोई तल्ख बात कहते या इस तरह के लहजे में बात करते नहीं सुना और अब वो मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। शेख रशीद ने यह दावा भी किया कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अब जो कुछ कर दिया है उसके बाद उनकी सियासत में वापसी नामुमकिन हो चुकी है। और अब बात करते हैं कि इस पूरे तनाजुर में अय्याज सादिक के घर छापे का मामला क्या है और साथ ही आपको मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत के मामले से भी आगाह करते हैं। तो पहले आपको बताएं कि नून लीग ने अब्दुल कादिर बलोच को कैसे नाराज किया। तो मामला यह है कि अख्तर मैंगल और सनाउल्लाह जहरी के दरमियान इख्तलाफात हैं। अब पीडीएम के कोयटा जलसे में जब अख्तर मैंगल को बुलाया गया तो उनके मुतालबे पर नून लीग ने अपने ही रहनुमा सनाउल्लाह जहरी को नज़रअंदाज कर दिया, यानी उन्हें जलसे में नहीं बुलाया गया। इसकी एक वजह तो ये थी कि सनाउल्लाह जहरी ने इस जलसे में फौज मुखालिफ तकरीरें नहीं करनी थी और दूसरी जानिब इस जलसे में अख्तर मैंगल को बुलाकर बलोच महरूमियों का कार्ड भी खेला जाना था। नून लीग सनाउल्लाह जहरी को वैसे भी एक स्पेंट कॉइन समझती है, यानी उन्हें एक चला हुआ कारतूस समझती है और वो पिछले कुछ अरसे से इनएक्टिव भी हैं, यानी वो एक तरह से गैर फाल भी हैं। और नून लीग समझती है कि पिछले 2 साल में उन्होंने नून लीग की जिद्दोजहद में भी कोई ख़ास साथ नहीं दिया। अब नून लीग बलूचिस्तान के सदर अब्दुल कादिर बलोच ने इस बात को बुनियाद बनाकर नून लीग से इस्तीफ़ा देने की बात की है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि असल मामला सनाउल्लाह जहरी का नहीं। उन्होंने असल में मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ किया है और उसकी वजह भी समझ आती है क्योंकि वो खुद एक रिटायर्ड जनरल हैं। अब अब्दुल कादिर बलोच के इस्तीफ़े के मामले पर एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ का ये पैगाम पहुँचाया है कि अगर अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो शौक से दें। अब इस मामले पर शिबली फराज ने एक इंतहाई मानी खेज बात की जो नून लीग के लिए एक बहुत बड़े सियासी तूफान का सिग्नल हो सकती है। उन्होंने कहा कि नून लीग मियाँ नवाज शरीफ को अलग करके मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना ले, यानी जिस तरह अल्ताफ हुसैन को अलग करके MQM पाकिस्तान बनाई गई थी, इसी तरह नवाज शरीफ को अलग करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग बना ली जाए। अब्दुल कादिर बलोच और चंद दीगर लीगी रहनुमाओं की बगावत इस बात का इब्तदाई इशारा हो सकती है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। और अब बात करते हैं अय्याज सादिक के मामले पर। तो आपको बताएं कि गुज़िश्ता शाम अय्याज सादिक को एक खुफिया इतला मिली थी। ये इतला उन्हें एक ऐसे वक्त में मिली जब लाहौर की सड़कों पर अय्याज सादिक के खिलाफ बैनर्स लगने शुरू हुए। इन बैनर्स पर अय्याज सादिक के लिए मीर जाफर और मीर सादिक के अल्फाज लिखे गए थे। इन बैनर्स में अय्याज सादिक को गद्दार भी लिखा गया था और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया था। अब इस दौरान अय्याज सादिक को इतला मिली कि उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी वक्त उनके घर पर छापा मारा जा सकता है। अब इस पूरी सूरत हाल में अय्याज सादिक ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया और उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कहा। यही वो पूरा पस मंज़र था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान सुबह सुबह नाश्ते के नाम पर अय्याज सादिक के घर पहुंच गए। उससे पिछली रात अय्याज सादिक ने मियाँ नवाज शरीफ से भी रब्ता किया था। इस मामले पर मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान भी रब्ता हुआ था। अब इन रब्तों के बाद 2 फैसले हुए। इन फैसलों से पहले 2 नुकात भी तय पाए। एक नुकता यह था कि अय्याज सादिक ये वजाहत करेंगे कि उन्होंने टांगे कांपने के अल्फाज
जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल नहीं किए बल्कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए इस्तेमाल किए। दूसरा नुक्ता यह था कि वो अभिनंदन के हवाले से हुकूमत पर दबाव के बयान पर कायम रहेंगे और अपने बयान पर किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि अगर अय्याज सादिक को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उन्हें जिस थाने या हवालात में ले जाया जाएगा उसके बाहर पीडीएम के हज़ारों कारकुन धरना देकर एहतजाज करेंगे। और इसी पस मंज़र में मौलाना फजलुर रहमान ने अय्याज सादिक के साथ खड़ा होकर ये कहा कि कोई भी इदारा या शख्सियत तनकीद से बालातर नहीं हो सकती।